हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग प्रतिशत के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, यूज़ ऑफ परसेंटेज के बारे में कि परसेंटेज का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं या होते हुए देखते हैं। पिछली वीडियो में मैंने क्लास 8 मैथ की बिहार बोर्ड की मैथ से मैंने 8.1 एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को हल कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देख लें, आई बटन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। आप लोग अपने दैनिक जीवन में रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें अक्सर आप परसेंटेज के यूज़ से दो चार होते हैं, मतलब आप परसेंटेज के यूज़ को देखते रहते हैं कहाँ कहाँ पे होता है। उसमें से कुछ मैं यहाँ पर अभी आपको बता रहा हूँ जो ख़ास तौर से आपको ध्यान देने योग्य है। तो यहाँ पे है कि दुकानदार द्वारा ग्राहकों को छूट, जिसे बट्टा भी कहा जाता है, बट्टा दिया जाता है जिसमें वह प्रतिशत का प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कभी भी आप सामान लेने जाते हैं दुकानों पर तो वहाँ पर आप देखते हैं कि इतने परसेंट छूट मिल रहा है इस सामान पर, या इस कपड़े पर इतने परसेंट की जो है आपको छूट मिल रही है या डिस्काउंट मिल रहा है। छूट या बट्टा को डिस्काउंट कहा जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, प्रतिशत का प्रयोग ही करते हैं। या फिर किसी संस्था या बैंक द्वारा निवेश या जमा की गई राशि पर लाभांश अथवा साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करने में प्रतिशत का प्रयोग होता है। मतलब जब बैंक में कोई पैसा जमा करता है, निवेश या फिर किसी संस्था में अगर निवेश करता है तो वहाँ पर जो उसको प्रॉफिट मिलता है या प्रॉफिट दिया जाता है उस पर भी वो लोग मतलब उसमें भी वो लोग प्रतिशत का इस्तेमाल करते हैं। या फिर साधारण ब्याज, मतलब साधारण ब्याज का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, या चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की जब कैलकुलेशन होती है उसमें भी प्रतिशत का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, साधारण ब्याज का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर मैंने लिख दिया है साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट जो ये ब्याज है साधारण ब्याज, इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग इसमें देखते हैं छूट या डिस्काउंट क्या होता है। अच्छा, एक और होता है उसमें भी प्रतिशत का इस्तेमाल होता है, वो क्या है, तो ये है सरकार द्वारा वसूला जाने वाला बिक्री कर। बिक्री कर को जो है हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सेल टैक्स, सेल्स टैक्स भी बोलते हैं। ठीक है, आजकल ये जो सामान पर आता है वो VAT करके आता है, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स, ये किसी भी वस्तु के जो मूल्य है उसमें ये इस नाम से ये ऐड हो जाता है। ये सरकार द्वारा वसूला जाता है, ये दुकानदार के पास जमा होता है और फिर दुकानदार से ये सरकार तक पहुंचता है। तो इसमें भी जो है प्रतिशत का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग इन सब चीज़ों को अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा थोड़ा, इसका क्या क्या इसमें फार्मूला यूज़ होते हैं, क्या क्या कैसे कैसे ऐड होता है। ठीक है, वो सब हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे और इसके एक्सरसाइज को हम लोग अगली वीडियो में हल भी करेंगे। ठीक है, ये 3 इस्तेमाल हैं। देखिए, ये जो सरकार द्वारा वसूला जाने वाला बिक्री कर है वैट, इसमें एक और अभी ऐड हो गया है जिसको हम लोग GST बोलते हैं, गुड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड सर्विस टैक्स, इसमें भी परसेंटेज आप लोग ने देखा होगा कि परसेंटेज में आता है कि इतना परसेंट टैक्स, इतना परसेंट GST, इतना परसेंट GST। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होता है अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं बट्टा कैसे मालूम करते हैं, यानी कि डिस्काउंट कैसे पता करते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि दुकानदार द्वारा जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, मतलब कि जिस दाम पर वो कोई सामान खरीदता है वो उसके लिए क्या होता है, क्रय मूल्य कहलाता है ना। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, जितने में वो सामान खरीदता है। ठीक है, और जितने दाम पर वो बेचेगा, जिस दाम पर वो सामान बेचता है वह उसके लिए विक्रय मूल्य कहलाता है, मतलब सेलिंग प्राइस कहलाता है, SP कहलाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि दुकानदार सामान पर जो सामान वो ख़रीद रहा है और फिर उसके बाद बेचेगा, तो बेचने से पहले क्या करता है कि उस सामान के ऊपर कुछ प्राइस जो है वो मार्क कर देता है, अंकित कर देता है। ठीक है,
और फिर क्या करता है कि ग्राहकों को, मतलब ग्राहक जो आते हैं उसके पास, उस मार्क प्राइस पर वो कुछ डिस्काउंट, कुछ छूट दे देता है, कुछ कम करके वो सामान को सेल करता है, जिससे ग्राहक क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, इतने का सामान था और मुझे इतने में ही मिल गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई सामान अगर किसी दुकानदार ने 10 रुपये में ख़रीदा और उसने मार्क कर दिया उसका प्राइस 15 रुपया, ठीक है, और फिर उसने उस सामान को 2 रुपया या 3 रुपया छूट देकर बेच दिया, ठीक है। तो 10 का सामान था, लेकिन अब तो ग्राहक समझ रहा है कि 15 का सामान है। अब उसने 3 रुपया और उसमें कम कर दिया, तो कितना हो गया, 12 रुपया हो गया। अब वो 12 रुपये में बेच रहा है, ग्राहक खुश हो गया कि हमको 3 रुपया कम मिल गया, है ना, लेकिन दुकानदार को तो 2 रुपये का फ़ायदा हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो आइए इसका हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं, क्या किसका डिफिनेशन होता है। आप लोग सीख चुके हैं, एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारी डिफिनेशन को मैंने लिख दी है और एक एक करके मैं शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है कि जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है क्रय मूल्य कहलाता है, ठीक है। जो प्राइस जितने पर सामान खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, मतलब शॉर्ट में इसको सीपी भी बोलते हैं। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है विक्रय मूल्य कहलाता है। वह प्राइस जिस पर सामान को बेचा जाए, जितने में सामान बेचा जाएगा वो अमाउंट क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा, सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी कहलाएगा। वस्तु के ऊपर दुकानदारों द्वारा अंकित वस्तु का मूल्य अंकित मूल्य कहलाता है। आपने देखा होगा कोई भी सामान आप खरीदते हैं उसके ऊपर उसका प्राइस लिखा होता है, तो जो प्राइस अंकित किया होता है, मार्क किया होता है, उसको हम लोग अंकित मूल्य कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं मार्क प्राइस। मैंने लिख दिया यहाँ पर मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। जब दुकानदार अपने किसी सामान को अंकित मूल्य से कम पर बेचता है, जितना उसके ऊपर मार्क किया रहता है प्राइस, उससे वो कम पर बेचता है, तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, मतलब जितना उस पर मार्क किया हुआ है प्राइस वो, और जितने में वो सामान बेच रहा है, मतलब कम करके, है ना, तो उस दोनों के डिफरेंस को, अंतर को बट्टा या छूट कहा जाता है, ठीक है। कि इतना रुपये भाई छूट, जैसे मान लीजिए 10 का सामान है ना, 10 रुपये अंकित किया हुआ है उसके ऊपर और उसने आपको 8 रुपये में दे दिया, तो 8 रुपये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, और 10 रुपये क्या हो जाएगा, उसका अंकित मूल्य हुआ। तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 2 रुपया, तो वो 2 रुपया क्या हो जाएगा, आपका बट्टा या छूट कहलाएगा। बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, ये याद रखना है कि बट्टा को कभी भी कैलकुलेट करना होगा तो वो मार्क प्राइस पर ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये सब फार्मूला है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आप सबको ये फार्मूला बहुत ही काम आएगा। तो एक एक फार्मूला आप इसको लिख के और याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसके ऊपर हम लोग जो अभी हम लोगों ने बट्टा पढ़ा है, इसके ऊपर हम लोग एक सवाल को देख लेते हैं, छोटे से सवाल को, ठीक है। तो यहाँ पर ये सवाल है कि एक शर्ट का अंकित मूल्य 450 रुपया है और दुकानदार उसे 300 रुपये में देता है। आप बताइए कि इस शर्ट पर बट्टा और बट्टा प्रतिशत कितना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है ये हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। देखिए 450 रुपये अंकित मूल्य था, है ना, और 300 रुपये में देता है, मतलब 300 रुपये में बेचा उसने, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 300 रुपया हो गया, ठीक है। तो बट्टा कितना हो जाएगा, बट्टा बराबर यानी कि छूट बराबर क्या हो जाएगा, आपको फार्मूला याद है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य कितना है आपका 450 रुपया और विक्रय मूल्य कितना है 300 रुपया है, माइनस करके कितना आ जाएगा 150 रुपया, यानी कि 150 रुपये का उसको छूट मिला या फिर बट्टा मिला। अब ये कितना परसेंट है वो निकालना है कि 150 कितना परसेंट है, किसका परसेंट, इसका परसेंटेज निकालना है, लेकिन किसका कितना परसेंट, ये इसका यानी कि अंकित मूल्य का ये कितना परसेंट है वो हमें पता करना है, ठीक है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि बट्टा का जो भी कैलकुलेशन होगा वो अंकित मूल्य से होगा, ठीक है। तो प्रतिशत बट्टा कितना हो जाएगा, देखिए मैंने बताया था कि जिसका भी परसेंटेज निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है, और जो हमारा टोटल होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो टोटल हमारा क्या है यहाँ पर अंकित मूल्य मतलब 450 और उसको 100 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 या 45 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 100/3, मतलब यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड करके 33.1/3%। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। और यही अगर हमें ये दे देता कि इतना का सामान है और इतना % छूट मिल रहा है
तो हम लोग कैसे उसका विक्रय मूल्य निकालते, इतना का इतना % निकाल देते है ना, तो वो हमारा अमाउंट निकल जाता है कि भाई उतना रुपया छूट मिल रहा है, फिर उसमें से उतना अमाउंट को माइनस कर देते तो हमें विक्रय मूल्य निकल जाता। ठीक है, चलिए अब अगला है बिक्री कर, जिसको हम लोग सेल टैक्स बोलते हैं। इसको आजकल वैल्यू एडेड टैक्स भी कहा जाता है। बिक्री कर सरकार द्वारा वसूला जाता है, सरकार इसको लेती है। यह कर किसी वस्तु की खरीद पर दुकानदार द्वारा लिया जाता है। कोई वस्तु खरीदेगा तो ये दुकानदार इसमें लेगा और सरकार को दिया जाता है। यह हमेशा वस्तु के विक्रय मूल्य पर लगता है, मतलब वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है उसके ऊपर इस टैक्स को जो है काउंट किया जाता है। ठीक है, आजकल यह कर वस्तु में वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से जुड़ता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि टैक्स क्या है। कोई भी सामान अगर आप खरीदिएगा तो जितना में खरीदिएगा उसके ऊपर उसको टैक्स, मतलब जितना में वो ख़रीदा जाएगा उसके उतना को वो ऐड कर दिया जाएगा, उतना का कुछ % जो टैक्स रहेगा उसके ऊपर वो उसमें ऐड होके तब वो आपको उतने में सामान मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं समझा दूं यहाँ पर, जैसे कोई भी सामान है जिसका मूल्य आपको दे दिया जाए कि 2500 रुपये का सामान है कोई भी, ठीक है, और उस पर बिक्री कर जो है 5% लगेगा। ठीक है, 5%, 5% उस पर बिक्री कर है और दाम कितना है उसका, मूल्य कितना है 2500 रुपया। तो आपको कितना वहाँ पर पे करना होगा दुकानदार को, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग टैक्स निकालेंगे कि एक्चुअली 2500 के बाद हम लोग को टैक्स कितना देना है। तो हम लोग को टैक्स कितना देना होगा, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कुल बिक्री कर बराबर क्या हो जाएगा 2500 है ना, 2500 का 5%, ये निकालने आता है आपको। 2500 गुने 5 2200 है ना, ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 125 रुपया, ये हो गया 125 रुपया हो गया। अब ये जो टैक्स है, टैक्स अमाउंट ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कुल भुगतान करने की राशि कितनी हो जाएगी ये आपको पता है। कुल भुगतान कितना करना पड़ेगा, 2500 का तो उसका मूल्य ही है, एक्चुअल मूल्य है, उसमें आपको 125 रुपये आपको क्या मिल जाएगा, टैक्स मिल जाएगा, उसमें दोनों मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2625 रुपया हो जाएगा। यानी कि आपको उस सामान के लिए जिसका मूल्य 2500 रुपया था अब आपको 2625 रुपया देना होगा। तो ये है टैक्स यानी कि बिक्री कर। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको ये सब चीज़ समझाई है। अगले एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं हल करूँगा। क्लास 8 बिहार बोर्ड मैथ की बुक से एक्सरसाइज 8.2 को अगली वीडियो में मैं हल करूँगा। और इस वीडियो को आप रिवाइज़ कीजिए, देखिए इसमें जो चीज़ अगर प्रॉब्लम हो रही है, कुछ अगर समझने में दिक्कत है कहीं पर तो कमेंट में आस्क कर लीजिए, पूछ लीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।